अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रूशल कन्फ्रंटेशन। क्रूशल कॉन्वर्सेशन हमने डिस्कस कर लिया था, हमें पता है कि क्या होती है क्रूशल कॉन्वर्सेशन। जब हमने किसी से मुश्किल बात, किसी मुश्किल वक्त और किसी मुश्किल इंसान से करनी हो तो हम उसके लिए क्रूशल कॉन्वर्सेशंस करते हैं। लेकिन क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन क्या होती है? किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज़ क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन? आमना सामना करना, टू होल्ड समवन अकाउंटेबल फेस टू फेस। आपने किसी से बात यूजुअली कुछ केसेस होते हैं जिन केसेस में कन्फ्रंटेशन रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला ये होता है कि जब किसी ने कोई प्रॉमिस तोड़ा हो तो तब हमें कन्फ्रंट करने की बहुत ज़रूरत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट स्टेज व्हेन समवन इज़ वायलेटेड या फिर ही हैज़ ब्रोकन योर प्रॉमिसेस। कोई क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं जब कोई वादा तोड़ता है? तो मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे वादा किया था कि 1 बजे हमारी मीटिंग होगी, बट देन दे डिडंट शो अप। तो इस चीज़ पे कन्फ्रंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको बताएं। आप यू शुड होल्ड देम अकाउंटेबल फेस टू फेस, कि आप उनके कन्फ्रंट करें कि ये हमारी बातचीत हो चुकी हुई थी पहले, कि हम पहले मिलेंगे, हमने टाइम भी सेट किया, बट देन अगेन आप फिर भी अपने रिक्वायर्ड टाइम पर नहीं पहुँचे। तो दिस इज़ नॉट राइट या दिस इज़ नॉट ऑन। हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, जिस वजह से बिकॉज मैं भी फ्री नहीं होता हूँ, मेरे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो इन सब तरीक़ों से जब आप कहते हो तो आप कन्फ्रंट करना इसको कहते हैं। सेकंड ये रीज़न होती है कि जब किसी ने एक्सपेक्टेशंस वायलेट की हों किसी की। कैसे कोई एक्सपेक्टेशंस वायलेट करता है किसी की? जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी के साथ क्रूशल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता उस कॉन्वर्सेशन में से, जो हमने डिसाइड किया होता है कि ये डिसीजन हम फाइनल चूज़ करेंगे वो नहीं होता। उसमें आपने एक्सपेक्टेशंस वायलेट हो रही होती हैं, जो आपने उम्मीद लगाई होती है कि इस कन्वर्सेशन का रिज़ल्ट ये आएगा, वो वैसा नहीं आता। देन यू हैव टू कन्फ्रंट द अदर पर्सन कि ये मे बी रीज़न, उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। हो सकता है कि वो बंदे ने खुद स्टेप आउट कर दिया हो, या उसने उस टाइम बिल्कुल लाइक वो यू टर्न ले लिया हो, यू टर्न वाली स्टेटमेंट हो, और उन्होंने कोई और अपनी स्टेटमेंट दे दी हो, या डिसाइड ही कुछ और कर लिया हो। तो इन केसेस में कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने किस तरह से कन्फ्रंट करना है, सच्ची खरी बात, मुश्किल बात अगले बंदे से, मुश्किल इंसान से कैसे उनको बताना है, उनको कैसे अकाउंटेबल ठहराना है कि ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, ये गलती आपसे हुई है। ये मुश्किल होता है किसी को कहना, किसी को अपनी गलती का एहसास दिलाना आसान काम है। असर्टिव होना पड़ेगा बिल्कुल। और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं अदर देन असर्टिवनेस, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम उनको पोलाइटली अपनी बात कह सकें। असर्टिव होना सिर्फ कह देना सिर्फ से हम असर्टिव नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, पूरा स्किल सेट है। यस, इसी तरह से क्रूशल कॉन्वर्सेशन भी इट्स अ कंप्लीट स्किल सेट, जिससे हमें पता चलता है कि हाउ टू डू अ कन्वर्सेशन एंड हाउ टू एंटर अ कन्वर्सेशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कन्वर्सेशन। किस तरह से हमने एक बातचीत को लेकर चलना है। ये कुछ क्वेश्चन हैं कि हम व्हाट डू यू डू व्हेन अदर पीपल आर नॉट डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। हम क्या करते हैं कि जब हमने अगले बंदा अपना करने वाला काम जब नहीं करता, उस टाइम हमारा रिएक्शन क्या होता है? ये तो चलो अच्छी बात होगी ना, लेकिन नॉर्मली हम करते क्या हैं? गुस्सा करते हैं, बात ही नहीं करते, या वही 2 फॉर्म्स जो हमारी याद है किसी को, 2 फॉर्म्स, साइलेंस एंड वायलेंस, वही हम यूज़ करते हैं मोस्टली। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? ज़्यादातर वायलेंस यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या ये कन्फ्रंटेशन में आएगा कि हम अगले बंदे को कन्फ्रंट कर रहे हैं? इस केस में हमें करना क्या चाहिए? जब अगला बंदा अपने करने वाले काम कर नहीं रहा, कन्फ्रंट करना चाहिए, लेकिन हम क्या चूज़ करते हैं? वायलेंस चूज़ करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील अ कन्फ्रंटेशन। सेकेंड ये होता है कि हाउ डू यू डील विद ब्रोकन प्रोमिसेस, वायलेटेड एक्सपेक्टेशंस एंड बैड बिहेवियर्स। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तब भी है, क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन हम करते ही तब है, या तो किसी ने कोई वादा तोड़ा हो, या किसी ने किसी की एक्सपेक्टेशंस को वायलेट किया हो, या फिर रूड या बैड बिहेवियर शो किया हो। अच्छा, उसमें होता ये है कि जब आप क्रूशल कॉन्वर्सेशन में होते हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेक्टेशंस लगाओ ही ना, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि हम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें। आप ऊपर कैफ़े में जाते हैं, चाय लेने क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे आज चाय नहीं देंगे? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक्सपेक्टेशंस जो हम लगाते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली हम लगाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे बस में नहीं होता। ट्रू, बट इज़न्ट इट द राइट वे कि हम एक्सपेक्टेशंस लगाएं, लेकिन हम जायज़ एक्सपेक्टेशंस लगाएं, जो हमें पता हो कि ये हो पॉसिबल है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाएं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा देने से, किसी से आप लड़ झगड़ कर आ रहे हैं और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सॉरी भी वो आपको बोले,
तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो राइट वे ये होता है कि हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाएं। ऑल्सो मैम, जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन में होते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि डिज़ायर्ड आउटकम ये आएगा या रिजल्ट ये आएगा। उस केस में फिर हम करते ये हैं कि हम एक्सपेक्टेशंस हमने लगाई होती हैं, तो बेटर वे ये होता है कि आप उनको ऑलरेडी बता दें कि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। आज मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हम किसी अच्छे रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे आफ्टर दिस क्रूशियल कॉन्वर्सेशन। दिस इज़ योर एक्सपेक्टेशंस। बट अगर वो एक्सपेक्टेशन अगले बंदे ने वायलेट की है, इधर के वो साइलेंस फॉर्म में चले गए या वायलेंस फॉर्म में चले गए, तो तब आप कन्फ्रंट करते हो। उस केस में फिर आपने कन्फ्रंटेशन, क्रूशियल कन्फ्रंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो जब कोई बैड बिहेवियर शो करता है, रूड बिहेवियर, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस के बहुत सारे एक्सट्रीम फॉर्म्स के ऊपर जब कोई आने लग जाता है, तब ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको क्रूशली कन्फ्रंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट डू यू डू व्हेन समवन डिसअपॉइंट्स यू। जब हमें कोई डिसअपॉइंट करता है तो हमारा क्या बिहेवियर होता है या हमारा क्या रिएक्शन होता है? गुस्सा होता है, डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, क्या करते हैं, हमारा एक्शन क्या होता है डिसअपॉइंटेड फील करके? साइलेंस भी हो जाता है एंड वायलेंस भी हो जाता है। एंगर वही वायलेंस की फॉर्म आ जाएगी ना, एंगर भी। वाई बीइंग पोलाइट एंड नॉट कन्फ्रंटिंग लीड्स टू ट्रेजेडी। जब हम चुप रहते हैं, हम साइलेंस की फॉर्म बेहतर समझते हैं, हम ये समझते हैं कि चुप रहना बेहतर है, और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? कैसे ट्रेजेडी होती है? वो तो यहाँ लिखा है ना कि ट्रेजेडी होती है, होता क्या है असल में? गलत फहमी का, एग्जैक्टली, वेरी राइट। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा, जो आप कोशिश कर रहे होते हो कि हाँ चुप रह लेता हूँ, कंडीशन इतने, मसले इतने बढ़ेंगे नहीं, तो रिजल्ट क्या होता है? मसले उतने ही बढ़ जाते हैं और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं कि आपको रिजल्ट पे पहुंचते नहीं हो। तो इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए राइट वे ये है कि आप क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन करें। क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन इज अ स्किल सेट ऑर्गेनाइज्ड टू नो व्हाट टू डू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्रूशियल कॉन्वर्सेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने बिफोर स्टार्टिंग अ कन्फ्रंटेशन करना क्या है, हमारे पास कौन कौन से टूल किट होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्या स्किल सेट्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम क्रूशली कन्फ्रंट कर सकें अगले बंदे को, ठीक है। ऑल्सो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन या ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन आपने क्या क्या करना है, एंड आफ्टर द कन्फ्रंटेशन आपने कौन से इस तरह के बिहेवियर्स ऑप्ट करने की जिससे आप हेल्दी वे में कन्फ्रंट कर सकें, ठीक है। क्रूशियल कन्फ्रंटेशन इज अप्लाइड व्हेन देयर आर ब्रोकन प्रोमिसेस। ये हमने डिस्कस कर लिया कि कब कब अप्लाई की जाती है। कन्फ्रंट करने का मतलब होता है टू होल्ड समवन अकाउंटेबल फेस टू फेस। अगले बंदे को उनकी गलती या फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अकाउंटेबल ठहराना फेस टू फेस, फिजिकली, उनकी फिजिकल प्रेजेंस में, इसको एक्चुअली कहते हैं कन्फ्रंट करना किसी को। ये आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। अगर तो क्रूशियल कन्फ्रंटेशन प्रॉपरली और अच्छे तरीके से हैंडल किए जाए ना, तो दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि ओपनली बात करना और ऑनेस्टी से बात करना, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक तो जो प्रॉब्लम होता है, जो इशू होता है, वो रिजॉल्व हो जाता है, एंड सेकेंडली रिलेशनशिप्स जो होता है वो उनका भी आपस में एक फ़ायदा हो रहा होता है। जब हम किसी के साथ कन्फ्रंटेशन करते हैं, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन हमने कर ली, बट अब हमने कन्फ्रंट अच्छे तरीके से किया, इस तरीके से किया कि उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, तो उसका आउटकम क्या होगा? एक तो जो आपका प्रॉब्लम था, जो इशू थी, वो रिजॉल्व हो गया, और सेकेंडली जो आपका रिलेशनशिप था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, उसको भी फ़ायदा मिला। अच्छा, ये कुछ रिएक्शंस होते हैं जब हम किसी के साथ क्रूशियल कन्फ्रंटेशन कर रहे होते हैं ना, तो ये जो हमारे नॉर्मल रिएक्शंस, ह्यूमन रिएक्शंस होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशल होते हैं, और हम नॉर्मल लाइफ में ये कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम साइलेंस की फॉर्म में चले जाते हैं, चुप रहते हैं। हम ये बेहतर ही नहीं समझते कि हम कोई बात करें, हम ये समझते हैं कि बात करूँगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं चुप रह लूँगा। हम क्यों साइलेंस को इतना ज़्यादा ऑप्ट करते हैं? क्या वजह होती है? हाँ, हम अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को हाइड करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि इसको जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो नेगेटिव होगा। एम्बेरसमेंट से बचने के लिए हम साइलेंस की फॉर्म ऑप्ट कर लेते हैं, भाग रहे होते हैं हम। एग्जैक्टली, हमें पता नहीं होता, हम कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होते कि अगर ये मसला आ गया है तो इसको हमने हैंडल किस तरह से करना है, ये स्किल हमारे पास नहीं होता। तो इसीलिए मोस्टली हम साइलेंस की फॉर्म में चले जाते हैं। अक्सर औकात हम ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने कुछ बोल भी दिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि मैं बोलता ही नहीं, मैं बात ही नहीं करता। हम अवॉइडेंस की तरफ भी चले जाते हैं। ऑल्सो हम बातचीत ही चेंज कर देते हैं। जब हमने किसी को कन्फ्रंट करना हो, मिसाल के तौर पर कोई घर लेट आया है और पेरेंट्स ने कन्फ्रंट करना है कि बेटा आज आप लेट आए हो, तो पेरेंट्स भी अंदर से डर रहे होते हैं। साइलेंस की फॉर्म में तो वो नहीं जाते, बट वो सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। या फिर बच्चों को पता होता है कि हमें कन्फ्रंट ये किया जाएगा कि आज मैं लेट हो गया हूँ, तो उनका वो फ़ौरन से पहले टॉपिक चेंज कर देते हैं। ट्रैफिक बहुत थी,
फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गया था, गाड़ी ख़राब हो गई थी, मल्टीपल रीजंस, एक लिस्ट ऑफ रीजंस आ जाती हैं, एक्सक्यूजेज आ जाते हैं, आप सब्जेक्ट ही चेंज कर देते हो। तो ये कुछ साइंस होते हैं, रिएक्शन होते हैं, जिससे पता चल रहा होता है कि हम कन्फ्रंटेशन की तरफ जा नहीं रहे हैं, मसला और आगे बढ़ा रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि इन साइंस से बचा जाए। फोर्सिंग आइडियाज़ टू अदर्स, अपने ही आइडियाज़ को दूसरों के ऊपर इन्फोर्स कर देते हैं। अपने आइडियाज़ को लाउट करना, ठीक है, या अपने आइडियाज़ को उनके ऊपर थोप देना, एक तरह से ये कह देना कि तुम तो चाह ये रहे हो, बट इनडायरेक्टली चाह आप ये रहे होते हैं। समझ में आई ये बात कि अपने ही आइडियाज़ को, अपने ही जो हमारे थॉट्स होते हैं, थिंकिंग होती है, कॉग्निशंस होते हैं, अपने ओपिनियंस को हम दूसरों के ऊपर एक तरह से इन्फोर्स कर देते हैं। एंड देन हम ये फील कर रहे होते हैं कि हमने कन्फ्रंट कर दिया है और हमने आर्ग्यूमेंट, जो एक कन्वर्सेशन थी जो आपके आर्ग्यूमेंट में बदल गई है, और हम ये समझते हैं कि हमने वो आर्ग्यूमेंट विन कर लिया। तो ये रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा हम विदड्रॉ कर लेते हैं। विदड्रॉ इज़ वेरी ईजीएस्ट वे फॉर ऑल ऑफ अस कि जब भी हमने कोई क्रूशल कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना हो तो हम बेहतर ये समझते हैं कि हम अवॉइडेंस या फिर हम विदड्रॉ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि फ़ायदा ही नहीं, बात ही नहीं करता। हम साइलेंस भी इवन चूज़ नहीं करते। हम चूज़ क्या करते हैं कि हम उस कन्वर्सेशन की तरफ या उस कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते ही नहीं है, लाइक सिरे से ही नहीं जाते। हम ये अपना 1% भी इवन ट्राई नहीं करते कि हम उनसे बातचीत करके देख लें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम विदड्रॉ कर लें उनसे। कब किसी ने किसी बात पर कन्फ्रंट करना था और उन्होंने विदड्रॉ कर दिया उस सिचुएशन में, या इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ की, उनको कुछ नहीं कहते। बिल्कुल हम विदड्रॉ कर रहे होते हैं, मतलब हम जा ही नहीं रहे होते, हम उस सिचुएशन को इनकाउंटर करने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते। इंसल्ट्स एंड थ्रेट्स बहुत कॉमन होता है। हम दूसरों को थ्रेट्स देने लग जाते हैं, जो कि अक्सर पेशेंट्स अपनी मीटिंग्स में करते हैं जब पेरेंट्स उनको कन्फ्रंट करते हैं अबाउट डेज या फिर अबाउट देयर रिकवरी या फिर अबाउट देयर डिजीज़। हम उनको थ्रेट्स देने लग जाते हैं। अटैकिंग ऑन अदर्स आइडियाज़, एक तो ये हो गया कि हम अपने आइडियाज़ दूसरों पे इन्फोर्स कर देते हैं। सेकंड, हम ये भी करते हैं कि हम उनके आइडियाज़ को अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो जब कोई बात कर रहे होते हैं, फैमिली जब कन्फ्रंट कर रही होती है कि बेटा तुम्हारे लिए रिकवरी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए डिज़ीज़ का कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से हम उनके आइडियाज़ को अटैक करते हैं। इनका आउटडोर, इनका मेडिकल स्टोर हमारी दवाइयों से चल रहा है, इनका कैफ़े हमारे खाने से चल रहा है, ये उनके आइडियाज़ को अटैक करना हो रहा था। बिल्कुल ये ट्रू एग्जाम्पल है जो कि अभी फ्रेश हुआ है। जिस तरह से उनकी फैमिली उनको कन्फ्रंट कर रही थी अबाउट कि आपने अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से लेकर चलना है, और ये उन्हीं के आइडियाज़ को पकड़ के और उन्हीं के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए और इस तरफ नहीं जाना चाहिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन में कि किस तरह से हमने अपनी कन्वर्सेशन से पहले अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है कन्फ्रंटेशन के लिए। दैट इज़ वर्क ऑन मी फर्स्ट। हमने क्रूशल कॉन्वर्सेशन में भी ये डिस्कस किया था, अगर किसी को याद हो, कि वर्क ऑन मी फर्स्ट, कि अपने ऊपर पहले काम करना है एंड देन हमने किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। वर्क ऑन मी फर्स्ट कहता है कि व्हाट टू डू बिफोर अ क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन। 3 कंपोनेंट्स क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन के याद रखने हैं, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉन्फ्रंटेशन। तो सबसे पहले जो बिफोर, जिसके लिए हमने तैयारी करनी है, दैट इज़ द बिफोर द क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन, कि हमने बात को कन्फ्रंट करना है और उससे पहले हमने अपने करने वाले काम क्या करने हैं, वो हमें वर्क ऑन मी प्रिंसिपल जो है ये बताता है। हाउ टू नो क्रूशल कॉन्फ्रंटेशंस टू होल्ड, व्हाट क्रूशल कॉन्फ्रंटेशंस टू होल्ड एंड इफ़ यू शुड होल्ड इट। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट्स और हैं, दैट इज़ व्हाट एंड इफ़। कि सबसे पहले हम व्हाट के ऊपर फोकस करते हैं, हम चूज़ करते हैं कि हमने बात करनी क्या है।
हमने कन्फ्रंट करना किसके ऊपर है। अक्सर औकात ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हुई होती हैं, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअली में होती नहीं है। कोई मिसाल देगा इसकी कि एक देयर इज़ अ बंडल ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, एंड आप एक प्रॉब्लम के ऊपर अटैक कर रहे हो, उसके ऊपर बार बार कन्फ्रंट कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है कि डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, बातचीत फिर भी सही से हो पा नहीं रही है, वो एड्रेस नहीं सही से हो पा रही होती, और फिर इवन दो आपने गलत प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया, मसला फिर भी सॉल्व नहीं होता, मसला वहीं का वहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चूज़ करना कि कौन सी बात आपने एड्रेस करनी है, कौन सी प्रॉब्लम को आपने कन्फ्रंट करना है, किस बात ने आपको अपसेट किया। चूज़ व्हाट के ऑप्शन में आप अपने आप से सवाल करते हो कि व्हाट मेड मी अपसेट, मुझे कौन सी बात बुरी लगी है, या मैं किस बात पे अपसेट हो रहा हूँ, या मेरा मूड किस बात पे ऑफ है, या क्या ऐसी बात हुई है जिससे मेरा मूड ख़राब होता जा रहा है। आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो मुझे क्या चीज़ बॉदर कर रही है अबाउट मी एंड अबाउट द रिलेशनशिप। आप ये अपने आप से क्वेश्चन करते हो। ये वो सारे काम हैं जो कि आपने उस कन्फ्रंटेशन में जाने से पहले करने हैं। ये नहीं करना कि आप पहले आपने कन्फ्रंट कर दिया बगैर कोई होमवर्क किए। अपना होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, देखी जाएगी जो होगा। बट अगर आप ऑनेस्ट हैं अगले बंदे के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करने में, तो अपने लिए होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से सबसे पहले आप व्हाट चूज़ करते हो। आप ये चूज़ करते हो कि एक्चुअली में आपने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, ठीक है। ये कुछ साइंस हैं दैट यू आर डीलिंग विद रॉन्ग प्रॉब्लम्स, कि आप गलत प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि एक फैमिली है, वो अपने बच्चों के साथ लाइक उनका अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। होता ये है कि आप लेट आए हैं घर पे, और पेशेंट्स अपने घर से लेट आए हैं, और घर वाले परेशान हैं, घर वालों ने उनको कन्फ्रंट करना है। फैमिली स्पेशली उनका मेन कंसर्न ये होता है कि कुछ बुरा तो नहीं हो गया, ट्रैफिक में तो नहीं फंस गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, रात काफ़ी हो गई है, अल्लाह खैर करे, कुछ ना कुछ तो हो गया। मतलब ये मेन प्रॉब्लम ये है। लेकिन जब बच्चे घर आते हैं और पेरेंट्स उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं कि बहुत लेट हो गए हो, बहुत देर से आए हो, डांट बात जो है बहुत ख़राब हो जाती है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम उनका कंसर्न होता है कि वो बहुत लेट हो गई है, अल्लाह खैर करे, कुछ भी गलत हो सकता है, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं, क्या कोई कॉल की, लेकिन वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते। वो ये करते हैं कि इतना लेट क्यों आए हो। बात समझ में आई? मैं बात समझा पाई कि प्रॉब्लम कुछ और थी, कंसर्न कुछ और था, लेकिन उनका मेन फोकस किस बात पे चला गया कि लेट क्यों आए हो घर। फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन उनका अपना कंसर्न कुछ और होता है, वो उसको पोर्ट्रे नहीं करते, उसको बताते नहीं है। अच्छा, उस टाइम पे जो बैक ऑफ द माइंड प्रॉब्लम है ना, उसको एड्रेस करना ज़रूरी होता है। दैट इज़ द मेन इशू, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। हाँ, उन्होंने अपना वो जो हाउस रूल है उसको ब्रेक किया है कि अपना कर्फ्यू टाइम से वो लेट हो गए हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स। बट जो मेन प्राइमरी प्रॉब्लम है ना, वो बैक ऑफ द माइंड वाली है। अच्छा, इस केस में अगर प्राइमरी प्रॉब्लम ये, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है आपने व्हाट से पूछ के कि व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है, वो कौन सी ऐसी बात है जिसने मुझे अपसेट किया है। आपने ये सब खुद से क्वेश्चन करने और फिर अगले बंदे को कन्फ्रंट करना है। हो जाता है, ये तो बहुत कॉमन रीज़न है, सबको दी जाती है, मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को यही रीज़न देते हैं, बेशक ट्रैफिक हो भी या ना हो, बट रीज़न होता है ऑलवेज़ रेडी कि ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए या ट्रैफिक बहुत थी। बच्चे फ़ोन भी इन्फॉर्म नहीं करते, वो बताते नहीं हैं फ़ोन बिज़ी था, या मुझे याद नहीं रहा, या गाड़ी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मुझे फ़ोन देखने का मौका ही नहीं मिला, बट सॉन्ग्स चेंज करने का मौका मिल रहा था। ये सारी रीज़न्स होती हैं पेशेंट्स के पास या बच्चों के पास, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रीज़न्स होती हैं। इफ़ द सोल्यूशन यू आर अप्लाइंग डज़ नॉट गेट यू द रिज़ल्ट यू वांट। अगर आप कुछ वो तरीका, आप जिस तरीके से कन्फ्रंट कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट वो नहीं मिल रहा आपको, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपके पास नहीं आ रहा, आप कन्फ्रंट करके देख भी रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आया, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, मतलब दाल नहीं गली, कुछ हुआ नहीं है सच, तो दैट मीन्स कि आप गलत प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप गलत चीज़ को कन्फ्रंट कर रहे हैं। उस चीज़ पे दोबारा यू हैव टू गो बैक टू वर्क ऑन मी फर्स्ट एंड देन चूज़ कि व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम। वो कौन सी चीज़ है जो मुझे बॉदर कर रही है, मेरा मतलब इशू क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। क्या मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि वो लेट क्यों आए हैं, बाउंड्रीज ब्रेक की हैं? क्या मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या फ़ोन करके इन्फॉर्म नहीं किया? क्या मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं डर फियर से ऑपरेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ? इन तीनों में से मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं,
तो उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना जो प्राइमरी है, जो मेन है, एंड देन उसको अप्लाई करना एंड देन उस पर कन्फ्रंट करना इज़ कॉल्ड क्रूशियल कन्फ्रंटेशन। ठीक है। अच्छा, व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग द सेम इशू, एक ही बात को हम बार बार रिपीटेडली उसी बात पर कन्फ्रंट किए जा रहे हैं और फिर भी रिजल्ट, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि यू आर एड्रेसिंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। एक ही बात बार बार पूछे जा रहे हैं, एक ही जवाब मिलता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है कि यू आर गेटिंग इंक्रीजिंगली अपसेट, बार बार जब आप कन्फ्रंट कर रहे हो अगले बंदे को, लेकिन अपसेट आप हो रहे हो। इवन तो आपको कन्फ्रंट करके अच्छा फील करना चाहिए कि आपने तो सच्ची खरी बात, मुश्किल बात कर दी उनसे, या उनसे पूछ लिया या उनको कन्फ्रंट कर दिया, बट अपसेट हो रहे हो आप फिर भी, दैट मीन्स कि आप यू आर एड्रेसिंग द रॉन्ग प्रॉब्लम, आप गलत प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या आपने गलत प्रॉब्लम को चूज़ किया और उस पर कन्फ्रंट किया। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम है और क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे कन्फ्रंटिंग द राइट प्रॉब्लम, तो कैसे हम राइट प्रॉब्लम को एड्रेस करें। सबसे पहले तो टेक योर टाइम, सब थोड़ा सा स्पेस दें अपने आप को, रिलेशनशिप को, अगले बंदे को, एंड रिफ्लेक्ट अपॉन कि क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, असल में इशू क्या है। अपने आप को जब आप ब्रेक देते हैं, स्पेस देते हैं, जितना रिक्वायर्ड हो, इतना भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, फिर आप एक टाइम आए कि आप अवॉइडेंस की तरफ चले जाए, वो वाला स्पेस नहीं देना। इतना देना है कि आप अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर सकें, सोच सकें कि कन्फ्रंटेशन जो मैंने करनी है वो कैसे करनी है, क्यों करनी है, वजह क्या है उसकी, रिज़ल्ट मुझे क्या मिलेगा, कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा। सारी स्टोरीज़ बनाएं, सिनेरियोज़ बनाएं, एंड देन उसके ऊपर बाद में डिसाइड करना है कि आपने कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, कौन सा मेन इशू है जो आपको बॉदर कर रहा है। क्या आपका मेन इशू ये है कि आपको घर में आप बोर होते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं? क्या आपका मेन इशू ये है कि आने का दिल नहीं करता? क्या मेन इशू क्रेविंग्स हो सकता है? तो ये सब चीज़ों को जब आप अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं तो आप बहुत आराम से कामली फिर कन्फ्रंट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। टेक योर टाइम टू अनबंडल द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम का एक गुच्छा सा बना हुआ है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ आई हुई हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बात पहले करूँ, कौन सी बात पहले एड्रेस करूँ, तो उस पर टेक योर टाइम एंड देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ जल्दबाजी में फ़ैसला जो होता है रिफ्लेक्ट करना है, मेन उसका ये है। डिसाइड एंड रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ बॉदरिंग यू एंड देन बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी स्टेटमेंट को लेकर, जो आपका इशू है उसको लेकर बी कंसाइज एंड वेरी प्रिसाइज। ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टेटमेंट या ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खुद से ना ही अगले से। जो बात प्रॉपर मुद्दे वाली बात है उसको आपने डिस्कस करना है। ये नहीं करना कि आप पहले पूरी एक तहमीद बांधें, एक बैकग्राउंड हिस्ट्री लेकर आएँ और फिर अपनी प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करें। फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्टेज वाली बात है। अपनी बात, सच्ची खरी जो बात है वो इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, वेरी कंसाइज, एंड देन आप फिर उसको एक स्टेटमेंट में, बस एक हार्डली 2 लाइन्स की स्टेटमेंट होनी चाहिए मैक्सिमम, एंड देन उस बात को आपने कन्फ्रंट करना है जब आपने डिसाइड कर लिया हो कि मेन इशू ये है। दीज आर दी हेल्पफुल टूल्स टू गेट द राइट कन्फ्रंटेशन। थिंक CPR सबसे पहले है। CPR इज एक्रोनिम। C मीन्स कंटेंट, P मीन्स पैटर्न एंड R मीन्स रिलेशनशिप। इस तरह से जब हम सोच कर चलते हैं, इन तीनों पैटर्न्स को लेकर चलते हैं, इन तीनों डोमेन्स को लेकर चलते हैं, तो हम राइट कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले टॉक अबाउट द कंटेंट हेयर एंड नाउ। अच्छा, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह से कि बात है क्या, उस बात में कितना वज़न है, या उस बात की वेटेज क्या है, या जो आप बात करना जा रहे हैं, जो आप बात कन्फ्रंट करने जा रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है। क्या वो बहुत एग्रेसिव फॉर्म में है, क्या वो बहुत ऐसा है मैं बहुत मास्क आउट कर रहा हूँ, या आधी बातों को बीच में से निकाल के एक्सट्रैक्ट आउट करके और जो मेन छोटी मोटी जो इजी है, कन्वीनियंट बात है, उसको अपने ऐड ऑन कर रहा हूँ अपनी स्टेटमेंट में। तो उस पर यू नीड टू वर्क ऑन ना, कि आपने फिर देखना है कि आपका कंटेंट ठीक नहीं है उस कन्फ्रंटेशन का, उस पर आपने वर्क करना है, उस पर आपने देखना है कि उसको हमने एग्रेसिव नहीं बनाना, असर्टिव बना सकते हैं। इशू एंड एड्रेसिंग द इशू इज़ द सेम थिंग। कंटेंट में वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी कि आपने इशू एड्रेस करना क्या है और इशू एट हैंड है क्या। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज अक्सर वक्त हम हो जाते हैं कि इशू एट हैंड कुछ और होता है और कन्फ्रंट हम कुछ और कर देते हैं। तो उस चीज़ में आपने फिर कंटेंट के ऊपर फोकस करना है कि कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर आपने कन्फ्रंट करना है। इशू एट हैंड कौन सा है, सेकेंडरी इश्यूज तो है ही हैं, क्या आप सेकेंडरी इश्यूज को भी बीच में ऐड कर रहे हैं कंटेंट के, जो आपने कन्फ्रंट करना है। आपका कंटेंट हमेशा इट शुड बी वेरी प्रिसाइज। प्राइमरी इश्यूज को, सेकेंडरी इश्यूज बाद में, जब पहले प्राइमरी डिस्कस हो जाएगा, कन्फ्रंट हो जाएगा,
then we'll go move forward to this secondary one. Talk pattern, what has been happening over time. पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब किसी से कन्फ्रंटेशन कर रहे होते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन एक ही चीज़ हुई जा रही होती है. हम जब भी कन्फ्रंट करते हैं, या तो वो अवॉइडेंस में चले जाते हैं या वो साइलेंस में चले जाते हैं. एक ही पैटर्न उनका चलता आ रहा होता है. इससे होता क्या है कि आप ट्रस्ट लूज़ कर देते हो अगले बंदे में. इवन ऑल्सो रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट खत्म हो जाता है. आपको ट्रस्ट नहीं रहता अगले बंदे के ऊपर, आप यकीन नहीं कर पाते उनकी बात पे, बिकॉज एक ही पैटर्न चलता आ रहा होता है. जब भी आप उनसे बातचीत करते हैं, जब भी आप उनसे कन्फ्रंट करते हैं, मसला वहीं का वहीं होता है, मसला सॉल्व नहीं होता. वो कोई ना कोई अवॉइडेंस की फॉर्म में चले जाते हैं और भी बात ख़त्म हो जाती है. तो ये पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि राइट कन्फ्रंटेशन आप तब कर रहे हो अगर आपका पैटर्न ठीक है. इवन दो आप ये भी कन्फ्रंट कर सकते हैं किसी को, ये अगर आपको ये फील हो रहा है कि उनका सेम पैटर्न चलता आ रहा है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे, जैसे थे वैसे ही चलते आ रहे हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं हमें मिल रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा इस कन्वर्सेशन से, या कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप उनको ये कन्फ्रंट कर सकते हैं कि पैटर्न में इशू है. ठीक है, इवन आप कंटेंट में अगर किसी की इशू है तो भी आप कन्फ्रंट कर सकते हैं. आपने इवन अपना कंटेंट तो देख लिया, लेकिन अगर अगले का कंटेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा या आपको लग रहा है इसमें कोई मसला मसाइल है, उसको आपने कन्फ्रंट करना है. तो ये इंपॉर्टेंट है नोटिस करना कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, पैटर्न कैसा है और रिलेशनशिप कैसा है. थर्ड जो है, टॉक अबाउट रिलेशनशिप, व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस. जब आपने किसी से कन्फ्रंट करना होता है तो आप ये 3 चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं. सबसे पहले कंटेंट, कि आपकी बातचीत का कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है, बातचीत हो किस पे रही है, कन्फ्रंटेशन हो किस पे रही है. पैटर्न देखते हैं आप कि हमेशा ऐसे ही होता है कि जब जब मैं इन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश करता हूँ, पैटर्न सेम वही पुराने वाला आ जाता है वापस. ये वही वापस बातचीत या तो एग्रेसिव फॉर्म में चली जाती है या साइलेंस की फॉर्म में चली जाती है. थर्ड, आप रिलेशनशिप देखते हो कि हमारे रिलेशनशिप को हो क्या रहा है, कितना रिलेशनशिप अभी तक अफेक्ट हो चुका है. हमेशा मैंने इनसे ये बात कन्फ्रंट करने की कोशिश की है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ. आप रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रखते हैं, आप देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस, हमारा रिलेशनशिप कितना अफेक्ट हो रहा है इस बात को कन्फ्रंट ना करने से या फिर इस बात को गलत तरीके से कन्फ्रंट करने से. दोनों चीज़ों को समझना और इनके ऊपर एक्ट अपॉन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओनली देन यू कैन लीड टू अ राइट कन्फ्रंटेशन. ऑल्सो जब हम अनबंडल की तरफ आते हैं, अगर हमने किसी प्रॉब्लम को अनबंडल करना हो, हमने अंडरस्टैंड करना हो कि कंटेंट, पैटर्न और रिलेशनशिप के इश्यूज एक्चुअली में है क्या या आते कैसे हैं, तो उस केस में आप सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस के ऊपर फोकस करते हैं. कॉन्सिक्वेंस इज प्रॉब्लम डज नॉट लाई इन बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन बट इट लाइज इन दी व्हाट हैपन्स आफ्टरवर्ड्स. आप इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं, अगले बंदे के बिहेवियर के ऊपर आपका फोकस नहीं होता वाइल कन्फ्रंटेशन. आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आफ्टरवर्ड्स होगा क्या, या इस बातचीत का या इस कन्फ्रंटेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा या रिजल्ट क्या आएगा. कॉन्सिक्वेंस के ऊपर जब आप फोकस करते हैं तो आपका कंटेंट भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है. आप पैटर्न के ऊपर भी, अगर पैटर्न ख़राब हो रहा है तो आप उसके ऊपर भी वर्क करते हैं. ऑल्सो आप रिलेशनशिप के बारे में भी आपको पता चल जाता है कि रिलेशनशिप का फ़ायदा होगा या नहीं होगा. तो कॉन्सिक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने देखना होता है कि कॉन्सिक्वेंस इसका होगा क्या. सेकेंड, यू कैन ऑल्सो आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम टू मी, या इस बातचीत का या इस कन्फ्रंटेशन का कॉन्सिक्वेंस होगा क्या. मिसाल के तौर पर आपने कन्फ्रंट करना है टू द फैमिली कि आपने स्टैंड्स को फॉलो नहीं करना, तो आप पहले अपने आप से पूछते हो कि इसका कॉन्सिक्वेंस होगा क्या, मेरे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, मेरी फैमिली के ऊपर क्या आएगा, और जो हमारा एक रिलेशनशिप है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, या उस पर क्या रिज़ल्ट आएगा, या उस पर क्या इफेक्ट होगा. ये आप खुद से सवाल करते हैं. देन फिर आप डेफिनेटली आप रॉन्ग चॉइस के ऊपर तो नहीं जाएंगे, आप राइट चॉइस ही चूज़ करेंगे, जो कि क्या होगा, स्टैंड्स को फॉलो करना. इस चीज़ में फिर क्रूशियल कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है कि अगर पैटर्न वही हो रहा है, पैटर्न से कोई फ़र्क नहीं आ रहा, हमेशा बातचीत होती है, हमेशा कन्फ्रंटेशन होती है, बट अगेन सेम वही इश्यूज़ आने लग जाते हैं, इस पर आप क्रूशियल कन्वर्सेशन करते हैं, एक डायलॉग करते हैं जिसमें उनका ओपिनियन भी डिफरेंट है, आपका भी, स्टेक्स भी बहुत हाई हैं. तो तब आप उनसे क्रूशियल कन्वर्सेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, या कि स्टार्ट विद योर हार्ट. आप देखते हैं कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है, कहीं मेरे एंड से तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही, क्या मैं बिल्कुल सारे रूल्स के ऊपर चल रही हूँ या मैं रूल्स सारे फॉलो कर रही हूँ. हो सकता है कि क्योंकि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है ऑफकोर्स 70-30 की रेशो होती है. अगले की अगर आपकी 30% गलती है या आपकी 70% है तो अगले की 30% डेफिनेटली है. ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 2 बंदों में अगर लड़ाई या आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो गलती सिर्फ एक की हो. इट्स नॉट पॉसिबल. मतलब ये एक इलॉजिकल सी बात है जो कि हम अक्सर इसी चीज़ को समझते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था.
अगले की ही गलती थी, उन्होंने ही मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे ट्रिगर किया, मैंने कुछ नहीं किया था। आप कन्फ्रंट कर सकते हैं उनको ना ये चीज़, इसमें फिर आप क्योंकि अच्छा क्रूशियल कॉन्वर्सेशन एंड कन्फ्रंटेशन दोनों दे गो साइड बाय साइड। कहीं पे आपको कन्वर्सेशन करनी पड़ जाती है, पर जब आपने कन्फ्रंट करना हो वहाँ पे अपने कन्फ्रंटेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। तो वहाँ पे आप कन्फ्रंट कर देते हैं उनको कि पैटर्न सेम हो रहा है, रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस, वी नीड टू सी कि गलती आ कहाँ रही है, वी नीड टू सी कि गलती है किसकी या हम किस एंड पे गलती कर रहे हैं। तो जब आप अगले बंदे से एक डायलॉग करते हैं अबाउट द पैटर्न, तो ऑफकोर्स उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। असर्टिवली आप काम वे में उनसे बात करते हैं, उस पर आप कहते हैं कि अभी राइट नाउ हम पैटर्न चेंज करके देख लेते हैं, तो हो सकता है थॉट प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई अनदर थिंग। हमने बहुत कुछ अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए करके देख लिया, वाई नॉट डू दिस, हम ये भी करके देख सकते हैं, हम पैटर्न चेंज करके देख सकते हैं, एंड देन वी सी के उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। ये आप उनको कह सकते हैं, इस तरीके से फिर आप जा सकते हैं डायलॉग में। सेकंड है कि इंटेंशंस, आपका इंटेंशंस के ऊपर फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। यू अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द इंटेंशंस हेल्प यू क्लियर द डस्ट अबाउट द प्रॉब्लम। जब आपको अगर किसी की इंटेंशंस पता हो या अगर आप अनक्लियर हैं अबाउट देयर इंटेंशंस, तो आप उनसे पूछ सकते हैं सिंपली कि आई रियली नीड टू नो, या मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी इस कन्वर्सेशन को लेकर, ये इस कन्फ्रंटेशन को लेकर आपकी क्या इंटेंशंस हैं, या आप क्या इंटेंशंस रखते हैं हमारे बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में, आप उनसे पूछते हैं। क्योंकि अगर आप अगले की इंटेंशंस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंटेंट को आइडेंटिफाई करना, पैटर्न को रिपीट ना होने देना, और रिलेशनशिप को अच्छे से रखना, रिलेशनशिप को बचाना। तो ये तीनों, ये कंटेंट इंटेंशंस जो है वो बहुत मैटर करती हैं इस केस में। ऑल्सो चूजिंग बाय आस्किंग व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू डोंट वांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है अपने आप से पूछने वाला कि जब हमने किसी को अच्छे राइट वे में कन्फ्रंट करना हो, ऑलवेज आस्क योर सेल्फ कि व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू डू नॉट वांट, कि आप चाहते क्या हैं और आप क्या नहीं चाहते। इसका एक बेशक इसको राइट डाउन करके लिख लें, लिस्ट कर लें कि आपके डूज क्या हैं और आपके डोंट्स क्या हैं अबाउट द कन्फ्रंटेशन, अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन या आपकी कन्फ्रंटेशन। तो जब आप अपने डूज एंड डोंट्स को क्लियर कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट भी अच्छा हो जाता है अबाउट द कन्फ्रंटेशन। अगर उसमें काफ़ी एग्रेसिव बातें हैं, तो आपका जब अगर आप डूज एंड डोंट्स करेंगे कि मैं चाहता क्या हूँ और मैं क्या नहीं चाहता, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट ठीक हो जाएगा, अग्रेसिव नहीं रहेगा फिर वो। अच्छा, C इज़ फॉर कंटेंट, P इज़ फॉर पैटर्न एंड R इज़ फॉर रिलेशनशिप, CPR। इस तरीके से हम अपनी कन्फ्रंटेशन को एक राइट कन्फ्रंटेशन बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। हम इस सोल्यूशन के ऊपर आ गए हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू एड्रेस बाय आस्किंग आवरसेल्व्स कि व्हाट डू वी वांट, हम एक्चुअली में चाहते क्या है, मसला है क्या, व्हाट इज़ मेकिंग मी अपसेट, व्हाट इज़ मेकिंग मी सैड। तो हमने ये जब सारी अपनी एक एक्सरसाइज कर ली, नाउ हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर और नॉट इफ़ आई शुड कन्फ्रंट और नॉट। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कन्फ्रंटेशन करना बनता नहीं है। फॉर एग्जांपल बताएं, क्या ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें कन्फ्रंट अगले को नहीं करना चाहिए? येस, इफ़ द अदर पर्सन इज़ यूजिंग इधर साइलेंस फॉर्म और वायलेंस फॉर्म, ऑफ कोर्स यू डू नॉट कन्फ्रंट एट दैट मोमेंट। इसके अलावा हाँ, वो तो फिर तो ये तो बहुत अच्छा टर्म है ना, ये तो बहुत पॉजिटिव साइड है कि जब दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं तो इस पर तो कन्फ्रंटेशन बनती ही नहीं है। एग्जैक्टली व्हेन यू रियलाइज़ कि आपकी गलती है या आप कहीं पे मिस्टेक है, तो आप बजाय कन्फ्रंट करने से अपने साथ डायलॉग करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने साथ एक्सरसाइज करते हैं, अपने ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से आप एक हेल्दी डायलॉग में एंटर हो सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब ब्रोकन प्रोमिसेस हो जाते हैं ना, यू टेक योर टाइम। आप देखते हो कि प्रॉमिस वायलेट हुआ है, एक्सपेक्टेशंस वायलेटेड हुई हैं, तब आप उसके बाद ब्रोकन प्रोमिसेस को कन्फ्रंट करते हैं, बट फ़ौरन से पहले करना इट्स नॉट। इसी में यही बताया है कि फ़ौरन से पहले उस चीज़ को कन्फ्रंट कर देना नहीं होता। आपने जब अपना खुद के साथ होमवर्क किया ही नहीं हुआ, कोई प्रैक्टिस की ही नहीं हुई, एंड देन अगेन आपने बस जाके कन्फ्रंट कर दिया है, तो इसका वो एक बहुत डिजास्टरस इफेक्ट आएगा उसका। इफ़ द प्रॉब्लम्स आर वेरी एम्बिगियस, एग्रेसिव, जैसे उन्होंने बताया, अगर एग्रेसिव की फॉर्म है तो आप यू डू नॉट कन्फ्रंट, फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ही इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस। तो आप अगर कन्फ्रंट करेंगे, वो उनको अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं, क्योंकि उनके अंदर इंसाइट नहीं है अभी फ़िलहाल। उस केस में आप स्टेप बैक, आप थोड़ा सा वेट करते हैं, स्पेस देते हैं खुद को और अगले को, एंड देन कन्फ्रंट करते हैं। उस सिचुएशन में भी आप टाइम लेते हैं रिफ्लेक्ट करने, उनको टाइम देते हैं। उनको आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि whenever you are feeling right, we should talk about something very important।
एंड देन उनको एक मैसेज एटलीस्ट आपने दे दिया अपनी तरफ से कि बात करनी है, एंड देन लेकिन उस स्टेट में आप उनसे करते नहीं हैं बात एट दैट वेरी राइट मोमेंट, ठीक है। अगर प्रॉब्लम बहुत एम्बिगुअस है या फिर आप उनको डिस्कस ही रॉन्ग वे में कर रहे हो और आप डिस्कस जब करते हो तो आप ट्रबल में चले जाते हो, दैट मीन्स कि यू आर कन्फ्रंटिंग, उस टाइम पे आपने कन्फ्रंट नहीं करना। जब प्रॉब्लम्स अनक्लियर है, बहुत एक बंडल ऑफ प्रॉब्लम है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में एड्रेस करना क्या है, आप बहुत अनक्लियर है, बहुत वेग सा आइडिया है आपके सामने, उस टाइम पे आप कन्फ्रंट नहीं करते हैं। जब आप बहुत अनश्योर होते हैं, द प्रॉब्लम इज़ द रियल प्रॉब्लम, जब आपको पता ही नहीं होता है कि जो मैं चीज़ एड्रेस कर रहा हूँ क्या वाकई में ये प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप कन्फ्रंट नहीं करते हैं। कुछ केसेस होते हैं कि जब हमें बोलना नहीं चाहिए, नॉट स्पीकिंग व्हेन वी शुड स्पीक। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब हमें बोलना चाहिए लेकिन हम बोलते नहीं हैं, या फिर तो उसमें क्या होता है कि वी ऑफन मूव टू साइलेंस फॉर्म। जब हम साइलेंस की फॉर्म में चले जाते हैं, ऑलवेज आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ, क्या एम आई एक्टिंग आउट माई कंसर्न्स, क्या वाकई में मैं अपने कंसर्न्स को एक्ट आउट कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी फीलिंग्स को हाइड तो नहीं कर रहा, क्या मैं मास्क आउट तो नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स को, हाँ मैं बिल्कुल फॉलो करूँगा, मैं बिल्कुल कंप्लाइंस शो करूँगा, दैट इज़ मास्किंग, राइट। ऑनेस्ट होना चाहिए। अक्सर औक़ात होता ये है कि जब हम साइलेंस की फॉर्म में चले जाते हैं ना, तो हमें उससे निकलने का कोई वे आउट नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आती कि हमने इस साइलेंस की फॉर्म से निकलना कैसे है। तो उसके लिए हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से, क्या मैं अपने कंसर्न्स को प्रॉपरली एक्ट आउट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, या फिर मेरी कंसर्न इज़ माई कंसर्न इज़ नेगिंग मी। क्या अक्सर औक़ात ये होता है कि हम इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम गलत हैं, शायद क्योंकि फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हैं, कन्फ्रंट करना है आपने और बहुत सारे मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स हैं और कोई भी किसी का भी वो बात बुरी नहीं लग रही अगले की, लेकिन सिर्फ आपको लग रही है और आपको लग रहा है कि इसने ये बात गलत की है या ये बात बनती नहीं थी, ये जायज़ नहीं थी, लेकिन आप फिर भी बोलते नहीं हैं। बात समझा पाई? आप बोलते नहीं हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको लगता था किसी और ने तो बोला नहीं है, या किसी और की तरफ से तो कोई वोट नहीं आया, या किसी और की तरफ ने तो किसी और ने कहना नहीं चाह पसंद किया। आपको लगता है अगर मैं बोलूँगा तो शायद मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, या मुझे इस टाइम पे बोलना राइट नहीं है, बिकॉज किसी सबको तो समझ आ रही है, सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही। तो ये वो है कि आप इस कंसर्न की वजह से आप फिर बोलते ही नहीं हो, आप साइलेंस की फॉर्म में रहते हो। दैट इज़ एक्चुअली यू आर आस्किंग, आपने अपने आप से पूछना है ये राइट वे नहीं है, यही मैं बता रही हूँ कि ये दिस इज़ नॉट द राइट वे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बोल देना चाहिए, क्योंकि आप ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स वाली बात आ जाती है, अपने ऊपर यकीन रखना है। लेकिन अपना ओपिनियन शेयर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज यू मैटर एंड आपका ओपिनियन ऑल्सो मैटर। तो अपना ओपिनियन देना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर व्हाट की कॉन्सिक्वेंस। हाँ, आपने मेक श्योर करना है ये कॉन्सिक्वेंस इतना बुरा ना हो, लेकिन आपने ये माइंड में ज़रूर रखना है कि अगले का ओपिनियन डिफरेंट होगा ही होगा। ये डेफिनेटली मतलब इट इज़ अ डेफिनेट थिंग कि उनका ओपिनियन डिफरेंट होगा, लेकिन आपका ओपिनियन डिफरेंट है। इस केस में आप उनको कन्फ्रंट ज़रूर करते हो। एम आई चूजिंग द सर्टेनिटी ऑफ साइलेंस फॉर द रिस्क ऑफ स्पीकिंग अप। क्या मैं इस वजह से तो चुप हूँ, साइलेंस हूँ कि मुझे डर है कि अगर मैं कुछ बोल दूँगा तो कुछ गलत ना बोल दूँ। अक्सर औक़ात ऐसे होता है हम सिर्फ इसीलिए चुप रहते हैं क्योंकि हम अपने खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते, हमें लगता है कि हम कुछ गलत बोल देंगे, इसी वजह से हम चुप रह देते हैं या झूठ बोल देंगे। तो इस वजह से हम सोचते हैं कि हम बेटर समझते हैं कि चलो चुप ही रहते हैं, एटलीस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, या एटलीस्ट कोई मसला नहीं क्रिएट होगा मेरी वजह से, मैं बोलता ही नहीं। तो ये आप अपने आप से सवाल करते हैं। ऑल्सो एम आई टेलिंग दैट आई एम हेल्पलेस। आप अपने आप से पूछते हो क्या मैं ये अपने आप को ये कह रहा हूँ, मैं इस वजह से चुप हूँ कि मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा हूँ कि मैं चुप हूँ। अपने आप से यू क्वेश्चन योर सेल्फ। तो जब आप ये कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस साइलेंस की फॉर्म से फॉर दैट टाइम आप निकल आते हो बाहर। और देयर आर सम केसेस व्हेन यू शुड स्पीकिंग व्हेन यू शुड नॉट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम बोल देते हैं। मोस्ट कॉमन क्या होता है, एग्रेसिव में जब हम होते हैं, एग्रेसिव एपिसोड में होते हैं, एग्रेशन में होते हैं या वायलेंस की फॉर्म में होते हैं, तो हमें बोलना नहीं चाहिए था उस टाइम, लेकिन हम बोल देते हैं। तो उस केस में अपने आप को ये आइडेंटिफाई करना कि हमें इन सिनेरियोज़ में बोलना चाहिए और इन सिनेरियोज़ में नहीं बोलना चाहिए। अपने आप से व्हाट एंड इफ़ के क्वेश्चंस करें कि व्हाट इफ़ आई शुड स्पीक और नॉट, इफ़ दिस इज़ द राइट वे टू स्पीक और नॉट, इफ़ दिस इज़ द राइट मोमेंट, दिस इज़ द राइट पर्सन आई शुड स्पीक टू और नॉट। आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस एंड देन आप खुद देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आप इस व्हाट एंड इफ़ को कंकर कर लेते हैं, देन आप एक नेक्स्ट कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। आपने होमवर्क कर लिया होता है कि बिफोर दी क्रूशल कन्फ्रंटेशन जो आपका होमवर्क है, जो प्रिपरेटरी वर्क है, वो आपने कर लिया होता है। अपने आप के एक स्किल सेट आपके पास आ गई होती है। नाउ यू आर रेडी टू एंटर इनटू द क्रूशल कन्फ्रंटेशन।
ये हमने बात कर ली थी बिफोर की, कि बिफोर क्रूशल कन्फ्रंटेशन किसी को कन्फ्रंट करने से पहले आपकी तरफ से क्या होमवर्क होना चाहिए, ये वो सब वो उसके लिए सारी प्रैक्टिस है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।